कि ये जो आज का विचार गोष्ठी है, ये उन संगठनों के प्रतिनिधियों का आज यहाँ पर उपस्थिति थी जिन साथियों ने अपने अपने संगठन के लेटर हेड पैड के माध्यम से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी और लिखित में अपनी सहमति दी थी कि हम इस मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज 10 सितंबर तक 60 दिल्ली के संगठन इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और उन संगठनों के प्रतिनिधियों को आज जो है विधिवत रूप से इस मोर्चे के अंदर पदाधिकारी बनाने के लिए आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। बड़ा क्लियर लिखा था कि कोई भी साथी अपने साथ भीड़ लेकर के न आए। सिर्फ 100 लोगों को बुलाया था, लेकिन फिर भी इसकी 200 की स्ट्रेंथ है यहाँ पर, उससे ज़्यादा लोग आए हैं। मैं फिर भी दिल की धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई से सभी साथियों का, कि आप प्रॉपर संख्या में सभी लोग यहाँ पर आए हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी आए हुए हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस कड़ी में, परिचय की कड़ी में, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लंबे समय से 40 साल तक इस समता सैनिक दल को अपने खून पसीने से, पैसे से, मेहनत से सींच करके देश के एक कोने तक इसका प्रचार प्रसार करने वाले और भारत सरकार के राष्ट्रपति के माध्यम से इस समता सैनिक दल को, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन था, इसको अंबेडकर रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ करिश्मा हुआ, आदर के योग्य हमारे बड़े भाई AR जोशी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि वो स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। आप दो जोरदार, हाँ, 10 लाख रुपए राष्ट्रपति ने दिए थे विज्ञान भवन में बुला करके संगठन के नाम से। सर इधर ही आ जाए। हमारे बीच में MCD के अंदर बहुत ही पुराने सीनियर साथी, जिनकी संजीदगी की, ईमानदारी की, काम करने की सब लोग कसमें खाते हैं। वैसे तो मैंने आज के इस प्रोग्राम में तय ये किया था, मैं थोड़ा लेट हो गया, कि हम मंच नहीं लगाएंगे, ये तय था, क्योंकि सारे धुरंधर, सारे ही नेता हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अब मेरे लिए दुविधा ये थी, मैं बहुत देर से यही सोच रहा था राजकुमार जी, कि किसको तो इस पे इधर बैठाया जाए और किसको इधर बैठाया जाए, क्योंकि इधर बैठने वाली भी मूर्तियां अपने आप में बहुत बड़ी बलशाली हैं, तो छांटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं 10 मिनट से यही सोच रहा था। तो फिर भी जो सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, हमारे बीच में डॉक्टर SN गौतम जी भी पहुंच गए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, सर सीधे आ ही जाएं, आप स्टेज पे स्थान ग्रहण करें और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं बात कर रहा था अपने MCD में काम करने वाले चेतन दास चावरिया साहब की। मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे वाल्मीकि समाज के आन बान शान और बहुत ही सीनियर साथी हमारे बीच में JP चौहान साहब, जो पीछे बैठे हैं। चौहान साहब, आपसे भी मेरा अनुरोध है, आप हमारे बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, आप भी स्टेज पर आकर के स्थान ग्रहण करें। हम सभी सीनियर साथियों को ही यहाँ पर जो है बैठाने की बात करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपकी लूँगा, ज़्यादा, क्योंकि आज ये भाषण वाला नहीं है मीटिंग। आज की मीटिंग में तो जिम्मेदारी सौंपने की और जो एक मुहिम पिछले 1 साल से चल रही है उसको परवान चढ़ाने की बात थी। ये ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का गठन क्यों किया गया? हाफिज गुलाम सरवर साहब ने, जो हमारे महासचिव हैं, बड़े लंबे विस्तार से आपको बताया। देखिए, ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन इस देश में निजीकरण के
माहौल से हुआ और निजीकरण करने के पीछे सरकारों का जो उद्देश्य रहा है, वो देश की चाहे कोई सी भी सरकारें रही हैं और चाहे केंद्र की सरकार रही है, उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कैसे सुनियोजित तरीके से खत्म किया जाए। और उसी के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकारें हों, इस पर लंबे समय से जो है काम कर रही हैं। ठेकेदारी प्रथा से एक नहीं तीन पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं। पहली पीढ़ी वर्तमान में जो युवा हैं हमारे, वो प्रभावित हो रहे हैं। वो अंबेडकर मिशन और सामाजिक मिशन से बिल्कुल कट चुके हैं, क्योंकि 15,000, 16,000 या 20,000 रुपए में जो युवा आज प्राइवेट नौकरी कर रहा है, आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहा है, उस युवा के पास सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक वो इतना व्यस्त रहता है कि उसको नहीं पता कि समाज में कहां मीटिंग हो रही है, उसको नहीं पता कि कहां पर मुझे जाना है। उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। इसके अलावा युवाओं की इस पीढ़ी के अलावा जिन माँ और बाप ने, जिन पेरेंट्स ने, जिन गार्जियन ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से लेकर और उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ये उम्मीद की थी कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये एक सरकारी अफसर बनेगा, ये मेरे लिए आर्थिक रूप से मदद किया करेगा। आज का युवा 15,000 की नौकरी में अपने पेरेंट्स की उन उम्मीदों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहा। ये सच्चाई है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। 15,000 या 16,000 या 20,000 रुपए में उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपना कन्वेंस भी देना है, उसको अपना दवाई का अपने शौक भी पूरे करने हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी निभा सके। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है, वो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी है, जो युवाओं के बच्चे हैं। अरे इंदिराज जी, इसको बाद में कर लेना, क्या कर रहे हो आप? बच्चे वाली हरकतें क्यों करते हो? युवाओं के जो अपने बच्चे हैं, आज शिक्षा की महंगाई के दौर में 15,000 और 20,000 रुपए की नौकरी करने वाला युवा किसी भी सूरत में अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की डिग्री लेने की महंगी पढ़ाई जो है किसी भी सूरत में नहीं करा सकता। तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करने का जो एक सुनियोजित तरीका है, इसके ऊपर अगर समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने और संगठनों ने अभी से आवाज उठानी शुरू नहीं की और अभी से उस तरफ भविष्य की दूरदृष्टि की तरफ न देखा, तो आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी के निजीकरण की आड़ में, ठेकेदारी की आड़ में बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए ठेकेदारी हटाना, निजीकरण को बंद कराना, शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं अपनी बात यहां पर आम आदमियों को नहीं कह रहा हूं, मैं संस्थाओं के जनरल सेक्रेटरीज, संस्थाओं के अध्यक्ष और संस्थाओं के उन नुमाइंदों के सामने अपनी बात कह रहा हूं कि मित्रों, आप कितने भी मजबूत हों, मैं चाहे कितना भी मजबूत हूं, लेकिन दुश्मन की शक्ति के अनुसार जब तक हम चुनौती पेश करने के लायक नहीं होंगे और जब तक टुकड़ों के अंदर हम आंदोलन करते रहेंगे, किसी ने 100 को कर लिया, किसी ने 200 का कर लिया, किसी ने 1000 का कर लिया, तब तक सरकारें हमारे किसी भी आंदोलन से डरने वाली नहीं है। आज जरूरत है कि सारे अंबेडकरवादी मिशन की विचारधारा के संगठन, इस देश के सभी बहुजन संगठन, इस देश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के संगठनों को
राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के एक प्लेटफार्म पर आना होगा। मैं दिल की गहराई से पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली के अंदर, बाहर हो तो हो, लेकिन दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिस संगठन के साथ 60 संगठन जुड़ चुके हों। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे के निहित जो आप लोगों ने ये प्यार दिखाया है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं, चूंकि आज पदाधिकारियों की घोषणा होनी है, इन पदाधिकारियों की घोषणा के लिए हमने बहुत विचार मंथन करके आपस में जिन साथियों ने, जो 8-10 लोग हम पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं घर घर जाकर के संगठनों को अपील करने की, लिखित में सहमति लेने की, हम सब लोगों ने बैठ करके कुछ निर्णय लिए हैं। उस निर्णय के तहत मैं इस मीटिंग को अब विधिवत रूप से, जिस एजेंडे पर यह मीटिंग थी, आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक एक अपील करता हूं कि जिन लोगों का सहयोग, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, पृष्ठभूमि इस समाज को हमेशा कुछ ना कुछ देने की रही है, उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का समर्थन, उन लोगों का आशीर्वाद जब तक हमारे साथ नहीं रहेगा, जब तक शायद हम अपने मूल उद्देश्यों को पूरा ना कर सकें। उसी भावना को दिमाग में रखते हुए हमारी कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलओ रहे हैं AR जोशी साहब, और दिल्ली के बहुत कोई भी संगठन हो, हमेशा उन संगठनों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो हमने जो तय किया है, हमारी संगठन ने जो तय किया है, हमारे संगठन का ये मानना है, जोशी साहब, ये समाज, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि ये जो मुहिम है दिल्ली के अंदर, राजकुमार जी, जो मुहिम है, ये मुहिम दिल्ली के सफाई कर्मचारी, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के साथी, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है पूरे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में, दलित समाज और बहुजन समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ हमारा साथी, जो आज तक अपने आप को यह सोच रहा था कि हमारी कोई नहीं सुनता, मैंने आज से 1 साल पहले उनसे वादा किया था कि इस वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को हम 1 साल बाद बहुजन समाज की चौखट पर लेकर के आएंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज की चौखट पर छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और उसी के तहत आज इस महफिल के अंदर हर समाज का साथी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, एसटी से बीना साहब हैं, ओबीसी से हमारे यादव साहब हैं, प्रकाश जी हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, हमारे जो है विजय कसाना साहब भी आए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं नाम लेना इसलिए, क्योंकि जब हम बहुजनों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग उपजातियों की हमें नाम लेना उचित नहीं होगा। दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के नाम पर, विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पर जो 10 मेन समाज हैं, वो सब के सब आज इस छत के नीचे हैं और ये संकल्प लेकर के उठेंगे कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की आवाज को ना सिर्फ हम उठाएंगे, बल्कि उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको हम मिलकर के डट करके लड़ेंगे और उससे उनको निजात दिलाएंगे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जो लोग अलग अलग विभागों में काम करते हैं, एमसीडी के अंदर काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी जोशी साहब जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के समय जो उसके जीवन का पूरा एक हिसाब किताब एक चेक के रूप में मिलता है हर डिपार्टमेंट में, यहां पर एमसीडी में 1 रुपए का भी चेक नहीं मिलता। और कई कर्मचारी तो, आप सब गवाह हैं जितने काम कर रहे हैं, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद एक्सपायर भी हो गए, लेकिन उनका पैसा, उनको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला। और इनके पास जो पूरी दिल्ली की गंदगी साफ करता है समाज, जो देश की राजधानी को चमचमाती हुई रखता है, जिसने कोरोना महामारी के अंदर
इस देश के कोरोना से इस दिल्ली को बचाया है। दिल्ली की सरकार ने सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वादा करने के बाद इस दिल्ली सरकार ने जो हमारे 50 साथी शहीद हुए हैं कोरोना से, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। सेम की बात है। ऐसे साथी जिनकी कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, इनकी शर्म की बात है ये हमारे सरकारों के लिए। सफाई कर्मचारियों की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, उनके परिवार की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। और जालंधर की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, अभी 4 दिन पहले आयोग की, जालंधर में पिछले 20 साल के अंदर सफाई कर्मचारी 60 साल की उम्र होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है। 20 साल में कोई सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं जो 60 साल की उम्र तक पहुंचा हो, क्योंकि उसको गंदगी की वजह से बीमारियां घेर लेती हैं और सरकारों ने उनकी बीमारी का इंतजाम करने का कोई आज तक प्रबंध नहीं किया है। कौन उठाएगा यह आवाज समाज की? क्या वो समाज को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या हम सब अगर बहुजनों की बात करते हैं, क्या हमारे नेता अगर ये कहते हैं कि हम 85% हैं, अरे कैसे 85% हो भाई? आपके समाज का एक वर्ग जो बिल्कुल पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जो शोषित है, अगर हम आपस में मिल करके उसका हाथ पकड़ करके आगे खींचने का काम नहीं करेंगे तो फिर हम बहुजनों की बात करना हमारे लिए बेईमानी है। इसलिए मुझे खुशी इस बात की भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, पिछले कुछ समय से उन्होंने बाबा साहब की जयंतियां मनानी शुरू की हैं, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया है, उन्होंने जय भीम बोलना शुरू किया है। तो ऐसे वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, जितने भी संगठन हैं जो बाबा साहब की तरफ 2 कदम आगे बढ़े हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी साथी हैं, उन सब का ये फर्ज बैठता है कि उनका हाथ पकड़ करके बाहर खींच के उनके शोषण को खत्म करें। तो ये मुहिम इसी को लेकर के हमने आगे बढ़ाई है। और इसकी शुरुआत में ये बात मैं जोशी साहब को संबोधित करते हुए इस पूरे इस आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 10 सितंबर 2021 को मैं चाहता हूं, मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं कि हम ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का आज आदर के योग्य अपने बड़े भाई AR जोशी साहब को इसका मुख्य संरक्षक बनाना चाहते हैं। और ये काम तभी संभव होगा जब आप लोग सब तालियों के साथ, पहले आप हाथ उठा करके इस रेजुलेशन को पास करेंगे और उसके बाद में फिर हम इनका माला पहना करके, मैं नहीं, आप में से जो भी साथी चाहे इनका माला पहना करके स्वागत करो। यहीं से शुरुआत होगी क्योंकि बाकी कार्यकारिणी को माला इन्हीं के हाथों से पहनाई जाएगी और चेतन दास जी के हाथों से पहनाई जाएगी, चावरिया साहब के, JP चौहान जी के और डॉक्टर SN गौतम जी के। 4 जय भगवान जाटव जी रास्ते में, ये 5 साथी ही आप लोगों को आज आशीर्वाद देंगे और तब हम फिर जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे।